नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है उत्थान अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम भारत की भौगोलिक संरचना पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने भारत की भौगोलिक संरचना को 5 भागों में विभाजित किया था, जिसमें से हम उसका पहला भाग जो था हमारा उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र वो कंप्लीट कर चुके हैं, और उसका जो दूसरा भाग था उत्तर का मैदानी क्षेत्र उसे भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। पिछले लेक्चर में हमने नया भाग स्टार्ट किया था जिसका नाम था प्रायद्वीप भारत या प्रायद्वीप का पठार, उसको हम देख रहे थे। तो दोस्तों, वह भी हमने लगभग कंप्लीट कर लिया था। उसमें हमारी कुछ चीज़ें शेष रह गई हैं, उसको आज हम देखेंगे। दोस्तों, जो हमने पिछला लेक्चर कंप्लीट किया था उसमें हमने अरावली रेंज को पढ़ा था। हम क्या क्या कंप्लीट कर चुके हैं? हमने अरावली रेंज को पढ़ा था, अरावली रेंज पर हमने क्या क्या पढ़ा था कि अरावली जो रेंज है इसका विस्तार उत्तर पूर्व में दिल्ली से लेकर गुजरात के पालनपुर तक है, और सर्वाधिक विस्तार इसका कहाँ है? राजस्थान के अंतर्गत है। इसके अलावा हमने देखा था अरावली रेंज पर माउंट आबू नामक एक स्थान था, या माउंट आबू नामक एक पहाड़ियां थी जिसपे दिलवाड़ा के जैन मंदिर स्थित थे। इसके अतिरिक्त यहीं पर एक चोटी स्थित थी जिसका नाम था गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई कितनी थी? 1722 मीटर, और यह जो थी अरावली रेंज की सर्वाधिक ऊंची चोटी थी। इसके पश्चात दोस्तों, जो अरावली रेंज के दक्षिण में दिखाई दे रहा है मालवा का पठार, हमने मालवा के पठार का अध्ययन किया था। दोस्तों, मालवा का पठार मध्य प्रदेश और राजस्थान वाले एरिया में स्थित था। इसके अलावा हमने देखा था जो मालवा का पठार है यह जो है ऊबड़ खाबड़ था, या उत्खात थे। इसमें उत्खात कैसे बने थे दोस्तों? नदियों के द्वारा इसको क्या किया गया था? अपर्दित किया गया था। इस कारण इसमें ऊबड़ खाबड़ बने थे, उत्खात बने थे। इन्हीं उत्खातों को क्या कहा था हमने? बीहड़ कहा था। और ऐसी कौन सी नदी है जिसने इसको ऊबड़ खाबड़ या इसमें बीहड़ों का निर्माण किया था? तो उसका नाम था चंबल नदी। दोस्तों, उसके पश्चात हमने देखा था विंध्य रेंज। दोस्तों, विंध्य रेंज जो है इसका विस्तार मध्य प्रदेश में था। इसकी 3 श्रेणियां थी, जिसमें से जो पूर्वी श्रेणी थी इसको दतिया में किस नाम से जाना जाता है? भांडेर नाम से। और इसका जो सबसे पूर्वी हिस्सा था इसको हमने क्या नाम दिया था? इसको हमने नाम दिया था कैमूर श्रेणी। इसके पश्चात दोस्तों हमने इसके दक्षिण में नर्मदा नदी देखी थी जो भ्रंश घाटी में प्रवाहित हो रही है। उसके पश्चात उसके दक्षिण में हमने क्या देखा था? सतपुड़ा पर्वत देखा था। इसका विस्तार भी जो है थोड़ा सा गुजरात राज्य में, मध्य प्रदेश राज्य में और छत्तीसगढ़ राज्य में था। दोस्तों, सतपुड़ा रेंज में भी 3 श्रेणियां थी। सबसे पश्चिमी श्रेणी, मध्य की श्रेणी और पूर्व की श्रेणी। जो पश्चिमी श्रेणी थी उसका नाम था राजपीपला, और जो मध्य की श्रेणी थी उसका नाम था महादेव पर्वत श्रेणी, और जो सबसे पूर्व की पर्वत श्रेणी थी उसका नाम था मैकाल पर्वत श्रेणी। दोस्तों, जो महादेव पर्वत श्रेणी थी इस पर हमने एक चोटी देखी थी जिसका नाम था धूपगढ़, जो यहाँ की सबसे ऊंची चोटी थी, और इसी के साथ यह मध्य प्रदेश की भी सबसे ऊंची चोटी थी। इसके पश्चात हमने मैकाल रेंज देखी थी जो सतपुड़ा रेंज की सबसे पूर्वी भाग था, उसको क्या नाम दिया था? मैकाल पर्वत श्रेणी। इस पर भी एक चोटी स्थित थी जिसका नाम था अमरकंटक, और अमरकंटक से हमने देखा था 3 नदियों का उद्गम हुआ था। कौन कौन सी नदियां थी वे? सोन, नर्मदा और जोहेला। इसके पश्चात दोस्तों हमने देखा था जो विंध्य श्रेणी है इसके पूर्व में एक पठार देखा था हमने, उसका नाम था छोटा नागपुर का पठार। ये भी हमने देख लिया था। किस राज्य में था यह था हमारा झारखंड और पश्चिम बंगाल में। थोड़ा सा एक नदी थी जो इसको 2 बराबर भागों में बांट रही थी। उस नदी का नाम क्या था? दामोदर नदी थी। तो जो झारखंड छोटा नागपुर का पठार था
दामोदर नदी उसको दो भागों में बांट रही थी। इसके उत्तरी भाग क्या कहलाया था? हजारीबाग का पठार कहा था, और इसके दक्षिणी भाग का पठार क्या कहलाया था? रांची का पठार कहलाया था। रांची के पठार की दोस्तों एक विशेषता थी, यह क्या था? संप्राय मैदान था। भारत का संप्राय मैदान का उदाहरण था रांची का पठार। दोस्तों जो छोटा नागपुर का पठार था, इसे हमने क्या कहा था? रुर प्रदेश भी कहा था। रुर प्रदेश क्यों कहा था इसे? क्योंकि यहाँ जो है सर्वाधिक खनिज की दृष्टि से समृद्ध पठार था यह। इसके अतिरिक्त दोस्तों हमने क्या देखा था? दक्कन का पठार भी देखा था। दक्कन के पठार के अंतर्गत हमने कुछ पहाड़ियां देखी थी, जैसे ग्वालीगढ़ की पहाड़ी, अजंता की पहाड़ी, बालाघाट की पहाड़ी और हरिश्चंद्र रेंज देखी थी। इसके पश्चात दोस्तों हमने देखा था कि जो दक्कन का पठार है, इसके पूर्वी भाग में भी एक पठार था। उसका नाम क्या था? दंडकारण्य का पठार था। दंडकारण्य का जो पठार का जो दक्षिणी हिस्सा था, उसे भी हमने एक नाम दिया था। दंडकारण्य का पठार की पोजीशन क्या थी? दोस्तों ये दक्कन का पठार है, इसके पूर्व भाग में दंडकारण्य का पठार था। दंडकारण्य का पठार किस क्षेत्र में था? छत्तीसगढ़ राज्य में था। छत्तीसगढ़ राज्य में था दंडकारण्य का पठार। दोस्तों जो दंडकारण्य का पठार था, इसका एक दक्षिणी जो भाग था, इसको हमने क्या किया था? क्या कहा था? बस्तर का पठार नाम दिया था, या बस्तर के पठार के नाम से इसको जाना जाता है। इसमें सर्वाधिक क्या मिलता है? इसमें सर्वाधिक टिन का भंडार मिला था हमें। तो दोस्तों इतना हम कल पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे, हमारे पास एक और पठार है हमारा, कर्नाटक का पठार पढ़ते हैं आज हम। दोस्तों जो आप जो दक्कन का पठार देख रहे हो और जो रेड वाला लाइन देख रहे हो पश्चिमी घाट, इसके मध्य आपको एक पठार दिखाई दे रहा होगा कुछ ये इस प्रकार, यही कर्नाटक के एरिया में है कर्नाटक का पठार। दोस्तों किस एरिया में ये है? कर्नाटक राज्य के एरिया में है। इसके अलावा दोस्तों इसको हम दो भागों में विभाजित कर देख सकते हैं। एक है हमारा पूर्वी भाग और एक है हमारा पश्चिमी भाग। दोस्तों जो पूर्वी भाग है यह क्या है? संप्राय मैदानी भाग है, समतल भाग है। तो जो कर्नाटक का पठार है उसका जो पूर्वी भाग है संप्राय मैदानी भाग है। और दोस्तों पश्चिमी भाग की बात करें तो इसमें कुछ हमें चोटियां मिलेंगी, जिसमें पहली चोटी थी हमारी कलसुबाई। इसके अलावा दो चोटियां और मिलेंगी हमें। एक चोटी मिलेगी हमें कुद्रेमुख चोटी, और इसके अलावा एक चोटी और मिलेगी हमें बाबा बुदन की पहाड़ियां भी हमें यहीं मिलेंगी। दोस्तों जो बाबा बुदन की पहाड़ियां हैं और जो कुद्रेमुख चोटी है, यह किस लिए प्रसिद्ध है? यह दोनों लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों इस प्रकार हमने कर्नाटक का पठार देखा। इसके अलावा दोस्तों एक पठार और है जिसका नाम है तेलंगाना का पठार। इसकी पोजीशन क्या है? मैप पर देखें तो जो तेलंगाना वाली स्टेट है दोस्तों, उसमें यह तेलंगाना का पठार स्थित है। दोस्तों इसमें कुछ चोटियां भी उपस्थित हैं जिनका अध्ययन हम जो अभी पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट पढ़ेंगे उसमें करेंगे। इसके अलावा इसका केवल एक फैक्ट है, इसमें से होकर कृष्णा और गोदावरी नदी प्रवाहित होती हैं। कौन कौन सी नदी प्रवाहित होती हैं इससे? कृष्णा और गोदावरी, दो नदियां हैं जो इस पठार से होकर प्रवाहित होती हैं। दोस्तों इसके पश्चात आज हम देखेंगे पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। तो हम चलते हैं पश्चिमी घाट की ओर और पूर्वी घाट की ओर। तो दोस्त जो पश्चिमी घाट है और जो पूर्वी घाट है, इसको आप देख पा रहे होंगे। जो आपको जी रेड पश्चिम क्षेत्र में जो रेड वाली लाइन दिख रही है, यह पश्चिमी घाटी है जिसका विस्तार पश्चिमी तट के समांतर उत्तर से दक्षिण की ओर है। और दोस्तों जो इस तरफ आप ग्रीन लाइन देख रहे हैं, इस पूर्वी घाट का विस्तार जो है, पूर्वी घाट का विस्तार किस ओर है? पूर्वी तट की ओर है।
पूर्वी तट के समांतर है। दोस्तों जो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट है, इन दोनों में से ऊंचाई किसकी ज्यादा है? ऊंचाई है हमारी पश्चिमी घाट की। क्यों ज्यादा है इसकी ऊंचाई दोस्तों? तो दोस्तों इसकी ऊंचाई जो देखें हम इस प्रकार देखते हैं, ये हमारा पश्चिमी घाट है, और ये हमारा पूर्वी घाट है। दोस्तों ये हमारा जो है पश्चिमी घाट है और ये हमारा क्या है? पूर्वी घाट है। दोस्तों और जो मुंबई क्षेत्र है वो यहाँ स्थित है। तो मुंबई की ओर से देखा जाए तो पश्चिमी घाट का ढाल क्या है? बहुत तीव्र है, और पूर्वी घाट की ओर से देखा जाए तो इसका ढाल ज्यादा नहीं है, इसका ढाल थोड़ा कम है। दोस्तों जो यह ढाल है यह क्या है? यह कगार है। दोस्तों इसे कगार क्यों कहा गया? इस ढाल को कगार क्यों कहा गया? जो पश्चिमी घाट है इसका जो पश्चिमी ढाल है उसको कगार कहा गया है। इसको कगार इसलिए कहा गया है क्योंकि दोस्तों हमने देखा था एक गोंडवाना लैंड जो हमारा प्रायद्वीप पठार है या प्रायद्वीप का भारत है, वो किसका भाग है? गोंडवाना लैंड का भाग है। और इसके अलावा गोंडवाना लैंड का एक भाग और था, अफ्रीका। तो दोस्तों माना जाता है जो हमारा प्रायद्वीप का पठार है वह अफ्रीका से अलग हुआ। अफ्रीका से अलग हुआ तो, और अफ्रीका से अलग होने के पश्चात क्या हुआ? इसमें गति हुई उत्तर की ओर, उत्तर पूर्व की ओर गति हुई। तो दोस्तों क्या हुआ? इसकी भ्रंश के रूप में तो क्या उत्पन्न हुआ? अरब सागर उत्पन्न हुआ यहाँ भारत के पूर्व में। भ्रंश के रूप में किसका क्या उत्पन्न हुआ? अरब सागर। और जो पश्चिमी घाट था यह कगार के रूप में विकसित हो गया। दोस्तों आप समझ गए होंगे कि कगार क्यों कहा जाता है इसको, क्योंकि ये अफ्रीका का ही पार्ट था, अफ्रीका से अलग हुआ था और इसमें उत्तर की ओर गति हुई, जिससे क्या हुआ? भ्रंश के रूप में तो अरब सागर का निर्माण हुआ और कगार के रूप में हमें पश्चिमी घाट का निर्माण हो गया। पश्चिमी घाट दोस्तों कहां से कहां तक विस्तृत है? पश्चिमी घाट जो है उत्तर में जो तापी नदी है, उत्तर में जो आप ताप्ती नदी देख रहे हैं, यहां से लेके आपका दक्षिण में तिरुवनंतपुरम या केरल तक, इस दक्षिण में सॉरी यहां तक नहीं, दक्षिण में जो आपको दिखाई दे रहा है ये नीलगिरी की पहाड़ी, यहां तक इसका विस्तार है, नीलगिरी की पहाड़ी तक। दोस्तों जो नीलगिरी की पहाड़ी है यह क्या है? यह एक ग्रंथि या घाट है। यहाँ पर जो है पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट आकर क्या होते हैं? मिलते हैं। इसका नाम क्या है? नीलगिरी की पहाड़ी। नीलगिरी पहाड़ी। नीलगिरी की पहाड़ी पर क्या है दोस्तों? पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट आकर यहाँ पर मिलते हैं। दोस्तों जो नीलगिरी की पहाड़ी है इसकी सर्वाधिक ऊंची चोटी क्या है? इसकी सर्वाधिक ऊंची चोटी का नाम है डोडा बेटा। डोडा बेटा। दोस्तों नीलगिरी पहाड़ी की एक ऊंची चोटी है जिसका नाम है डोडा बेटा। इसके अलावा देखें तो हम एक अक्षांश है 16 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश। दोस्तों यह क्या करता है? यह जो पश्चिमी घाट है इसको दो भागों में विभाजित करता है, उत्तरी पश्चिमी घाट और दक्षिणी पश्चिमी घाट। तो दोस्तों जो उत्तरी पश्चिमी घाट है इसको, दोस्तों जो पश्चिमी घाट है इसको हम एक नाम से और जानते हैं, उसका नाम क्या है? सह्याद्री। इसको आप पहले देखो, सह्याद्री के नाम से जानते हैं। अब जो पश्चिमी घाट है इस अक्षांश के द्वारा दो भागों में विभाजित हुआ, क्या? उत्तरी और दक्षिणी। तो जो उत्तरी भाग था हमारा उसको क्या कहा हमने? उत्तरी सह्याद्री नाम दिया उसको। जो पश्चिमी घाट का उत्तरी हिस्सा है उसको हमने क्या कहा? उत्तरी सह्याद्री। और जो हमारा दक्षिणी वाला हिस्सा था इसको हमने क्या नाम दिया? इसको हमने कहा दक्षिणी सह्याद्री। दक्षिणी सह्याद्री। दोस्तों जो उत्तरी सह्याद्री है इसकी इस पर कुछ चोटियां स्थित हैं, जिसमें से एक चोटी है हमारी कलसूबाई जो महाराष्ट्र में स्थित है, और यह जो है कलसूबाई महाराष्ट्र में स्थित है उत्तरी सह्याद्री की, और यह उत्तरी सह्याद्री की ही सबसे ऊंची चोटी है। कलसूबाई जो है उत्तरी सह्याद्री की सबसे
ऊंची चोटी है। इसके पश्चात हम देखें तो इसी में एक चोटी और स्थित है महाराष्ट्र के अंतर्गत ही, उसका नाम है हमारा महाबलेश्वर चोटी। दोस्तों यह दोनों चोटी जो है कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र में ही स्थित है। दोस्तों इसी के साथ जो उत्तरी सह्याद्री का भाग होता है, इसके अलावा बचा हमारा जो है दक्षिणी सह्याद्री। दोस्तों इसकी भी कोई ऊंची चोटी होगी, इसमें भी कुछ चोटियां स्थित है, जिसमें प्रमुख पहली चोटी है हमारी कुद्रेमुख। पहली चोटी है हमारी क्या, कुद्रेमुख। और दूसरी चोटी है हमारी बाबा बुदन की पहाड़ियां। दोस्तों यह किस राज्य में स्थित है, यह दोनों है हमारी कर्नाटक राज्य में। और यह किस घाट की भाग है, दक्षिणी सह्याद्री की घाट है। इसके पश्चात दोस्तों हमने देखा जो दक्षिणी सह्याद्री है यह पश्चिमी तट के समांतर आते हुए नीचे नीलगिरी की पहाड़ी जो घाट है नीलगिरी की वहां, और जो उत्तरी जो पूर्वी घाट है वह भी पूर्वी तट के समांतर आते हुए कहाँ मिलता है, नीलगिरी की पहाड़ियों पर मिलता है या नीलगिरी की घाट पर मिलता है। और नीलगिरी की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी हमने देखी थी, क्या थी, डोडा बेटा। इसके पश्चात दोस्तों जो नीलगिरी की पहाड़ी आप लोग देख रहे हैं, इसके बाद कुछ खाली स्थान आपको गैप दिखाई दे रहा होगा। ये दोस्तों यह क्या है गैप, यह एक दर्रा है, इसका नाम क्या है, पाल घाट। मैं डोडा बेटा साफ कर देता हूं। इसका नाम क्या है दोस्तों, इसका नाम है पाल घाट। दोस्तों पाल घाट किस किस को जोड़ता है, दोस्तों पाल घाट जोड़ता है हमारा कोच्चि और चेन्नई को। ओके दोस्तों इसके पश्चात हमें एक घाट और दिखाई देगी नीलगिरी पर्वत के दक्षिण में, ये इसका नाम क्या है, इसको कहते हैं हम अनाईमुडी की गांठ या ग्रंथि। दोस्तों जो अनाईमुडी की गांठ है या ग्रंथि है, इससे आपको तीन और पहाड़ियां दिखेंगी। दोस्तों एक तो हमारी दिखेगी किस साइड, उत्तर पश्चिम की साइड, और एक पहाड़ी दिखेगी आपको किस साइड, उत्तर पूर्व की साइड, और एक पहाड़ी आपको दिखेगी क्या, दक्षिण की साइड। तो दोस्तों इसको हम यहां देखते हैं इस प्रकार, ये है हमारी अनाईमुडी की गांठ या ग्रंथि। दोस्तों इससे एक पहाड़ी उत्तर पूर्व की ओर गई है, सॉरी एक कहां गई है, उत्तर पूर्व की ओर, एक गई है उत्तर पश्चिम की ओर, और एक गई है दक्षिण की ओर। तो दोस्तों जो दक्षिण वाली है इसका नाम क्या है, इसको हम कहते हैं कार्डेमम की पहाड़ी। दोस्तों जो उत्तर पूर्व की ओर गई है उसको हम कहते हैं पालनी की पहाड़ी। इसके अलावा जो हमारी उत्तर पश्चिम की ओर जाती है उसको हम कहते हैं क्या, अन्नामलाई की पहाड़ी। इसके अलावा दोस्तों यह जो अन्नामलाई श्रेणी है इस पर एक चोटी स्थित है इस जगह। दोस्तों इसका नाम क्या है, इसका नाम है अनाईमुडी चोटी। जो क्या है दोस्तों अनाईमुडी चोटी, अनाईमुडी चोटी जो है दक्षिण भारत की, संपूर्ण दक्षिण भारत की सर्वाधिक ऊंची चोटी है, जो किस पहाड़ी पर स्थित है, अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित है। दोस्तों जो यहां हमने अभी लिखा था डोडा बेटा, वो क्या थी, दोस्तों जो डोडा बेटा थी वह नीलगिरी पहाड़ी की सर्वाधिक ऊंची चोटी थी। किंतु यदि बात करें हम दक्षिण भारत की तो सर्वाधिक ऊंची चोटी क्या है, अन्नामलाई की चोटी, अनाईमुडी की चोटी सर्वाधिक ऊंची चोटी है, जो किस पहाड़ी पर स्थित है, अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित है। इसके पश्चात दोस्तों एक दर्रा हमें फिर से मिलता है जो अनाईमुडी की गांठ है या ग्रंथि है। इसके पश्चात एक दक्षिण में हमें दर्रा और मिलता है, उसको भी हम देखें। दोस्तों इस जगह जो दर्रा मिलता है हमारा, दोस्तों इस दर्रे को हम देखें तो इस दर्रे का नाम क्या है,
इस दर्रे का नाम है सेनकोट्टा, सॉरी यहां नहीं, इसको थोड़ा सा हटा देता हूं, बन नहीं रहा दोस्तों। इसका नाम क्या है? सेनकोट्टा दर्रा। सेनकोट्टा दर्रा किस किस को जोड़ता है? तो दोस्तों सेनकोट्टा दर्रा दो शहरों को जोड़ता है। एक तो हमारा केरल का शहर है, कौन सा? तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम। और दूसरा शहर है हमारा तमिलनाडु का एक प्राचीन शहर है, क्या? उसका नाम है मदुरई। तो दोस्तों इन दो शहरों को हमारा कौन सा दर्रा जोड़ता है? सेनकोट्टा। इसके अलावा हमने पालकुट्टा दर्रा देखा, जो किस किस को जोड़ता है? कोचीन और चेन्नई को जोड़ता है। जो पालघाट दर्रा है वो जस्ट किसके नीचे है, किसके दक्षिण में है? हमारा नीलगिरी पर्वत के जस्ट नीचे दक्षिण में। और जो हमारा सेनकोट्टा दर्रा है यह किसके दक्षिण में है? जो हमारी अनामिमुडी गांठ थी उसके नीचे जो कार्डेमम पहाड़ियां थी, कार्डेमम पहाड़ियों के भी नीचे स्थित है ये सेनकोट्टा दर्रा। इसके अलावा दोस्तों हमें दो दर्रे और मिलते हैं, जो कहाँ मिलेंगे? हमें महाराष्ट्र वाले एरिया में ही मिलेंगे, पश्चिमी घाट में। उनको हम देखते हैं। तो दोस्तों एक दर्रा हमें मिलेगा पश्चिमी घाट में, इस सॉरी ये मिटल गया, मैं इसको फिर से बना देता हूं। दोस्तों एक दर्रा हमें मिलेगा कहाँ? इस पोजीशन पे, और एक दर्रा मिलेगा हमें इस पोजीशन पे। ये दो दर्रे मिलेंगे। इसमें से हमारा जो पहला दर्रा है उसका नाम क्या है? थाल घाट। और जो हमारा दूसरा दर्रा है उसका नाम क्या है? भोर घाट। अब दोस्तों यह किस किस को जोड़ते हैं इसको भी हम देखते हैं। दोस्तों जो हमारा थाल घाट है यहां स्थित है हमारा क्या? मुंबई क्षेत्र। और यहां क्या है? हमारा नागपुर। तो दोस्तों जो मुंबई से नागपुर होके जाएंगे या मुंबई से हम उत्तरी राज्यों में कहीं भी जाएंगे तो हम कहां से जाएंगे? थाल घाट दर्रे से होके हमें जाना पड़ेगा। या यहाँ जो बनारस है, दिल्ली है, यहाँ जाएंगे तो हम किस घाट से होकर जाएंगे? थाल घाट दर्रे से होकर जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों एक जो भोर घाट का दर्रा है यह किस लिए है? दोस्तों यहाँ आपका एक महाराष्ट्र में ही एक जगह स्थित है जिसका नाम है पुणे। तो दोस्तों आप जब मुंबई से पुणे आपको जाना होगा या आपको दक्षिणी राज्यों में जाना होगा तो आपको जो है भोर घाट दर्रे से होकर जाना पड़ेगा, कुछ इस प्रकार। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि थालघाट दर्रा जो है मुंबई से नागपुर या मुंबई से नासिक की ओर या मुंबई से उत्तर के राज्यों में जाने के लिए प्रयोग किया जाता है। और जो भोरघाट दर्रा है वह किस लिए प्रयोग किया जाता है? मुंबई से दक्षिण के राज्यों या पुणे की ओर जाने के लिए। तो दोस्तों हमने यहाँ कितने दर्रे देखे? 4 दर्रे देखे, थालघाट, भोरघाट, इसके अलावा हमने देखा पालघाट और सेनकुट्टा दर्रा। दोस्तों इसी के साथ हमारा जो पश्चिमी घाट है यह कंप्लीट हुआ। इसके पश्चात हम बात करें यदि अपने पूर्वी घाट की तो इसको भी हम देखें। तो दोस्तों जो पूर्वी घाट है वह पूर्वी तट के समांतर विस्तृत है और दोस्तों यह निरंतर या क्रमबद्ध ना होकर कैसा है? कटा-फिटा है। अब दोस्तों ये कटा-फिटा क्यों है? इसका कारण क्या है कि ये कटा-फिटा है? तो दोस्तों इसका कारण ये है कि जो हमारा प्रायद्वीप का पठार है इससे कई सारी नदियां निकलती हैं और किस ओर प्रवाहित होती हैं? पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं। दोस्तों यहाँ इसको इस साइड हम ऐसे देखते हैं, ये हमारा पूर्वी प्रायद्वीप का पठार है और इससे कई सारी नदियां निकलकर किस ओर प्रवाहित होती हैं? पूर्व की ओर, बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हैं, पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं। तो क्या हुआ दोस्तों? इन्होंने क्या किया? पूर्वी घाट को कई जगह ऐसे इन्होंने क्या कर दिया? अपरदित कर दिया या काट दिया। यही कारण है कि पूर्वी घाट जो है वो क्या है? क्रमबद्ध नहीं है या निरंतर नहीं है। तो दोस्तों पूर्वी घाट निरंतर नहीं है तो क्या है? तो दोस्तों पूर्वी घाट कुछ पहाड़ियों के रूप में विस्तृत है और इन पहाड़ियों को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम दिया जाता है। तो दोस्तों आइए हम देखते हैं कि पूर्वी घाट की कौन कौन सी पहाड़ी किन किन राज्यों में स्थित है। तो दोस्तों आप यहां देख रहे होंगे सर्वप्रथम पंचमलाई की पहाड़ी, सेवराय की पहाड़ी और जावड़ी की पहाड़ी।
तो दोस्तों यह 3 जो पहाड़ियां हैं यह किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। सॉरी, किस राज्य में स्थित है? यह तमिलनाडु राज्य में। और दोस्तों यह क्या है? पूर्वी जो हमारा घाट है उसी का एक भाग है ये तीनों पहाड़ियां। इसके पश्चात दोस्तों हम ऊपर की ओर जाएंगे तो हमें कौन सा राज्य मिलेगा? आंध्र प्रदेश राज्य मिलेगा। आंध्र प्रदेश राज्य में भी हमें 3 पहाड़ियां मिलेंगी। कौन कौन सी? पहली पहाड़ी है हमारी नल्ला मलाई की पहाड़ी, दूसरी है हमारी पालकोंडा और तीसरी पहाड़ी है हमारी कौन सी? पेलीकोंडा पहाड़ी। तो दोस्तों ये मिलेगी हमें कहां? आंध्र प्रदेश में। इसके पश्चात दोस्तों एक और इसमें पहाड़ी मिलेगी जो आप सेंटर में देख रहे हो। ये इस पहाड़ी का नाम है हमारा शेषाचल पहाड़ी। दोस्तों यह भी पहले आंध्र प्रदेश में हुआ करती थी, किंतु तेलंगाना का गठन हुआ उसके पश्चात से यह किस राज्य में आती है? तेलंगाना में आती है। इसके अलावा दोस्तों एक और ऊपर पहाड़ी मिलेगी कहां? ये हमारी कृष्णा और गोदावरी नदी है, इसके बीच का जो भाग है इसमें हमें पूर्वी घाट नहीं मिलता है। दोस्तों जो हमारी कृष्णा और जो गोदावरी नदी है इसके बीच का भाग आप खाली देख रहे होंगे, ये एरिया दोस्तों इसमें हमें पूर्वी घाट नहीं मिलता है। इसके पश्चात हमें एक पहाड़ी और मिलेगी जिस पर एक चोटी स्थित है जिसका नाम है हमारा क्या? महेंद्रगिरी चोटी। दोस्तों इसका जो उत्तरी भाग है पूर्वी घाट का उसको हम क्या नाम देते हैं? इसको हम नाम देते हैं उत्तरी सरकार। क्या बोलते हैं दोस्तों इसके पूर्वी भाग को? इसके जो पूर्वी भाग है इसका जो चोटियां हैं इसी पर क्या स्थित है? कौन सी चोटी स्थित है? महेंद्रगिरी। इसी भाग को हम कहते हैं उत्तरी सरकार तट। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि जो हमारा पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट है यह इसका मिलन स्थान कौन सा है? नीलगिरी पर्वत या नीलगिरी की पहाड़ियां। यह जो ये है एक ग्रंथि है या एक गांठ है जहां पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट मिलते हैं। इसकी सर्वाधिक ऊंची चोटी हमने देखी, उसका नाम था डोडा बेटा। इसके अलावा जो दक्षिण भारत है इसकी सर्वाधिक ऊंची चोटी हमने देखी, उसका नाम था क्या? अनाईमुडी। जो किस पहाड़ी पर स्थित थी? अन्नामलाई पहाड़ी पर स्थित थी अनाईमुडी चोटी, जो दक्षिण भारत की सर्वाधिक ऊंची चोटी थी। इसके बाद हम बात करें जो हमारा पश्चिमी घाट था इसकी सर्वाधिक ऊंची चोटी की बात करें तो जो हमारा उत्तरी सह्याद्री था इसकी सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी थी? इसकी सर्वाधिक ऊंची चोटी थी हमारी कलसुबाई। और जो हमारा पूर्वी घाट है इसकी अगर हम उत्तरी जो भाग है पूर्वी घाट का उसकी सर्वाधिक ऊंची चोटी क्या थी? महेंद्रगिरी। जबकि हम पूरा जो पूर्वी घाट है उसकी बात करें तो उसकी सर्वाधिक ऊंची चोटी क्या है? उसकी सर्वाधिक ऊंची चोटी है विशाखापट्टनम। ठीक दोस्त, समझ गए होंगे आप कि जो हमारा पूर्वी घाट है इसकी सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है? विशाखापट्टनम है। जो हमारा पश्चिमी घाट है इसका जो उत्तरी भाग है उत्तरी सह्याद्री उसकी सर्वाधिक ऊंची चोटी क्या है? कलसुबाई है। इसके बाद हम बात करें तो नीलगिरी पहाड़ी की सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेटा। इसके अलावा बात करें तो हम संपूर्ण दक्षिण भारत की सबसे सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुडी है। फिर हमने देखा जो पूर्वी घाट है और जो पश्चिमी घाट है इन दोनों में से ऊंचा कौन सा है? तो दोस्तों हमने यहाँ एक डायग्राम बनाया था कुछ इस प्रकार। तो ये हमारा पश्चिमी घाट था और ये पूर्वी घाट था। तो ऊंचा क्या है था हमारा? पश्चिमी घाट ऊंचा है। क्यों? क्योंकि यह एक कगार के रूप में स्थित है। कगार क्या आपको बताया मैंने? कगार क्या है? क्यों जो हमारा प्रायद्वीप भारत है यह किससे अलग हुआ था? अफ्रीका से अलग हुआ था। तो क्या हुआ? भ्रंश के रूप में किसका निर्माण हुआ? अरब सागर का निर्माण हुआ। और कगार जो पश्चिमी घाट है वो कगार के रूप में विकसित हुआ। इसके पश्चात हमने क्या देखा दोस्तों? कुछ दर्रे देखे जिसमें हमने देखा पहला हमारा था कौन सा? भोरघाट, यहां था हमारा पालघाट। और यहाँ पहला सबसे ऊपर था कौन सा? थालघाट। यहाँ था हमारा थालघाट, यहाँ था हमारा भोरघाट और यहाँ था हमारा नीचे जो नीलगिरी की जो घाट है इसके नीचे या नीलगिरी पहाड़ी के नीचे था वो कौन सा था? हमारा पालघाट। तो जो हमारा थालघाट था वो किस किस को जोड़ रहा था? मुंबई और उत्तर भारत के राज्यों को, या फिर मुंबई या नागपुर, मुंबई नासिक।
और जो हमारा दूसरा दर्रा था, कौन सा दर्रा था, भोरघाट दर्रा था, वो किसको जोड़ रहा था, मुंबई और उसके नीचे जाने वाले या दक्षिणी के राज्य थे उनको जोड़ रहा था, जिसमें से नासिक मुख्यतः किस किसको, मुंबई और नासिक को जोड़ रहा था। कौन सा घाट, कौन सा दर्रा, भोरघाट दर्रा। उसके बाद हमने देखा था कौन सा दर्रा, पालघाट दर्रा, ये किसको जोड़ रहा था, कोच्चि को जोड़ रहा था, यह चेन्नई से। इसके बाद हमने एक दर्रा देखा था सेनकोट्टा, सेनकोट्टा किसको जोड़ रहा था, तिरुवनंतपुरम को और एक तमिलनाडु का प्राचीन शहर है कौन सा, मदुरई, उसको जोड़ रहा था। इसके पश्चात हमने जो पूर्वी घाट है उसको देखा, यह अलग अलग राज्यों में विस्तृत है, क्रमबद्ध नहीं है, निरंतर नहीं है इसका विस्तार, अलग अलग राज्यों में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे तमिलनाडु राज्य में 3 पहाड़ियां हैं, पंचमलाई की पहाड़ी, सेवराय की पहाड़ी, जावड़ी की पहाड़ी के रूप में विस्तृत है पूर्वी घाट। इसके पश्चात हमारा आंध्र प्रदेश राज्य आता है, आंध्र प्रदेश राज्य के अंतर्गत ही है पेलीकोंडा, पालकोंडा और नल्लामलाई पहाड़ी के रूप में स्थित है। इसके पश्चात जो गोदावरी और कृष्णा नदी है, यहाँ पर हमें पूर्वी घाट नहीं मिलता है। इसके बाद वाला जो भाग है पूर्वी घाट, इन जो नदियों के बाद का जो उत्तर की ओर का जो भाग है उसको हमने क्या कहा था, उत्तरी सरकार तट कहा था, और इसकी सर्वाधिक ऊंची चोटी थी महेंद्रगिरी, और संपूर्ण पूर्वी घाट की चोटी, सर्वाधिक ऊंची चोटी देखी जाए तो उसका नाम क्या था, विशाखापट्टनम। दोस्तों इसके साथ हमारा जो है पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट कंप्लीट हुआ है। कल के लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्या, हमारे तटीय मैदान और द्वीपों के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।